जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है। काफ़ी दिन हो गए वीडियोस नहीं आए थे, तो बेसिकली आज वीडियो में लेके आया हूँ करंट अफेयर का, और ये आपको हेल्प करेगा। आई होप सो। वेट फॉर अ मिनट, कलर वगैरह सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, और मेरी तरफ से जो भी हेल्प हो पा रही है आई विल बी देयर, क्योंकि मेरे ऑफलाइन सेशंस होते हैं तो अकेडमीज में, तो इस वजह से मेरे को टाइम का थोड़ा सा इशू हो रहा था। तो अगर कोई नॉइज़ इशू है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा बेयर करें, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा नॉलेज आपको दे पाऊँ। ठीक है। दूसरी चीज़ है, आपको कोई भी डाउट हो तो यू इजीली कनेक्ट विथ मी। इट्स माय व्हाट्सएप नंबर, जिससे कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ओपला डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, सेम ओपला डिफेंस ही। ठीक है। तो करंट अफेयर बेसिकली 1 to 7 सितंबर का है। बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस था। एनडीए का एग्जाम बहुत अच्छा गया। सीडीएस का लेवल मॉडरेट टू टफ था। ये दोनों एग्जाम काफी अच्छे लेवल पे बनाए गए थे इस बार, और काफी अच्छे क्वेश्चंस भी आए थे। जैसे स्कीम्स वगैरह पे, सीडीएस में स्कीम्स के क्वेश्चंस बहुत आए थे। तो स्कीम्स के जब हमको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे अगर देखा जाए तो। ठीक है ना। चलो, मे बी आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। स्टार्ट करते हैं। शेल वी स्टार्ट। चलो। ग्रीस डिक्लेयर इमरजेंसी ओवर मैसिव फ्लड ऑफ द डेथ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लड्स आ रहे हैं और इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। सच्चाई यही है। क्या हो रहा है? इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। अगर इसी तरीके से इकोसिस्टम बर्बाद होता रहा तो आई होप सो 100 years विल लास्ट। मॉडर्न एज में हमारा बस 100 साल और बचा है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से फ्लड्स आ रहे हैं, देखिए फ्लड्स आने का कारण हमेशा एक ही होता है कि आपने पानी के रास्ते पे, वाटर के रास्ते पे क्या किया है? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। और जनरली मैं इंडिया की जब मैं बात करता हूँ तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिस बेसिस पे जा रहा है कि आप समझ सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल इतना अच्छा नहीं है इंडिया के अंदर। अगर इंडिया के अंदर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ फ्लड्स नहीं आते। जैसे कि केरला देख लो आप। केरला में कंटिन्यूअसली फ्लड्स आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। उससे क्या इम्पैक्ट दिख रहा है? उससे ये इम्पैक्ट पता चल रहा है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या हमारी जो पॉलिसीज है सिटीज को लेके वो अच्छी नहीं है। आज पुणे के अंदर 80 lakhs की पॉपुलेशन हो चुकी है। इट्स अ मैसिव पॉपुलेशन। मतलब मान के चलिए 2 1 3 साल के अंदर अंदर भी क्रॉस 1 CR, मतलब अब मुंबई के कैटेगरीज में आने वाले हैं। तो आप समझो कि मैसिव फ्लड्स आने का क्या कारण, और ग्रीस जैसी सिटी में आ रहा है बोले तो बहुत ज्यादा अ, दिक्कत है। ठीक है। तो पोर्ट सिटी ऑफ वॉल्वोस इन ग्रीस हैज डिक्लेयर्ड अ मंथ लॉन्ग स्टेट इमरजेंसी। ठीक है ना। तो क्या किया गया है? जो ग्रीस है उसमें एक सिटी का नाम क्या है? वॉलस। तो वॉलस के अंदर क्या किया गया है? इमरजेंसी लगा दी गई है। दिस बिकेम अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ डेड फिश हैज वाज पेजेस्टिक गल्फ। तो आपको पेजेस्टिक गल्फ पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए पेजेस्टिक गल्फ कहाँ पर है। ठीक है। मेजर प्रॉब्लम फॉर रेसिडेंट एंड द बिजनेसमैन। अब ये क्राइसिस क्यों आया? द डेड फिशेज इज इशू बिगेन आफ्टर द फ्लडिंग हिट्स ऑफ द थेसली रीजन लास्ट ईयर। तो फ्लड्स की वजह से क्या हुआ? बहुत सारी फिशेस हमको डेड देखने को मिली है। और जनरली नियर बाय द लेक्स फ्रेश वाटर फिशेस कैरिड द सी करंट सर्वाइव्स। देखिए, जो फ्रेश वाटर सीज होती है, ओ सॉरी, फ्रेश वाटर बेसिकली जो फिशेस होती हैं वो सरवाइव नहीं कर सकती सॉल्ट में। क्यों? क्योंकि उसके कई रीजंस होते हैं। उनका वो इकोसिस्टम नहीं है, और जब उनका वो इकोसिस्टम नहीं है तो मे भी आप समझ के चलो कि उनका सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर इन्वायरमेंट कंसर्न है। मैंने आपको पहले ही बोला इन्वायरमेंट सबसे बड़ा कंसर्न है। सेकंड मेजर डिजास्टर्स फॉर द सिटीज, प्रोमिनेटिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू इन्वेस्टिगेट द सिचुएशंस एंड इंसिडेंट अफेक्ट द एनवायरमेंट व्हाट इट्स मीन। जैसे कि मैं आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया का बहुत सॉलिड, उसने तो स्टेप ही गजब ही ले लिया था।
नॉर्थ कोरिया के अंदर तो जो डिक्टेटरशिप है किम जोंग यून, उससे तो गजब ही काम कर डाला था। वहां फ्लड आ गए, कहाँ, नॉर्थ कोरिया के अंदर। नॉर्थ कोरिया के अंदर फ्लड आ गए। तो जिसकी गलती थी, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन में जिसने कमी दिखाई नॉर्थ कोरिया के अंदर, तो उसको सबको उसने क्या कर दिया, टिल हैंग। टिल हैंग का मतलब फांसी पे लगा दिया। तो ये मतलब देखो, इतनी भी बर्बरता नहीं होनी चाहिए, बट वो एक डिक्टेटरशिप है, समझ रहे हो। तो यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं है, बट हाँ हमको ये समझ में आ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव अ नीड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, एक्टिविस्ट अर्ज रिव्यू ऑफ ईयू 2030 एमिशन गोल। बिल्कुल भाई, इन्वायरमेंट पे कंसर्न आ गया। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। थोड़ा देख रहा हूँ कि चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि चीजों का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेट फॉर अ मिनट। लैकिंग कर रहा है, वेट फॉर अ मिनट। 2 मिनट। चलो, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अभी तो आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होगी। चलो कंटिन्यू करें। तो दूसरा जो न्यूज है वो है, एक्टिविस्ट अर्ज रिव्यू ऑफ ईयू 2030 एमिशन गोल। देखिए, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने क्या है कि यूरोपियन यूनियन चाहता है 2030 तक हम लोग क्या करते कि जो हमारा बेसिकली कार्बन है, हम उसको जीरो पे लेके आए, कम से कम यूरोप के अंदर। तो हमने पेरिस एग्रीमेंट्स वगैरह भी साइन करे हुए। ठीक है ना। तो पेरिस एग्रीमेंट वगैरह से हमको क्या बेनिफिट मिलता है, देखिए, ये कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। बट हाँ देखो, हर एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरी कंट्री दैट अंडरस्टैंड द सिनेरियो ऑफ कार्बन एमिशंस। मतलब CO2 का जो एमिशंस हो रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझ पाए तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि कार्बन बढ़ते जाएगा, और जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पहुंचाएगी। ठीक है। तो बोला जा रहा है एनुअल एमिशन एलोकेशन एंड ईयू इफेक्ट शेयरिंग रेगुलेशंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर। मतलब वो चाह रहे हैं कि हम लोग 2030 तक कैसे भी कैसे हम लोग क्या करें, न्यूट्रल हो जाए कार्बन। मतलब जितना हम एमिशन रिलीज कर रहे हैं उतना ही हम लोग क्या कर जाए, सबडक्ट कर जाए, या हम उसको यूज कर लें। ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट का भी आपने नाम सुना होगा, कार्बन क्रेडिट। तो ये कार्बन क्रेडिट क्या है, ये कार्बन क्रेडिट वो चीज है कि जो कंट्री ज्यादा क्रेडिट, मतलब जो कंट्री ज्यादा कार्बन यूज कर रही है, तो अगर वो क्रेडिट लेना चाहती है तो ले सकती है। ठीक है, वेट फॉर मिनट। चलो नेक्स्ट चीज देखें। और हमारा टारगेट कितना है, इंडिया का टारगेट क्या है, 2070। हम लोग 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं। इट्स पॉसिबल एंड मे बी, हो सकता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, हमारा बूम आना है, वो जाहिर सी बात है। तो अभी 140 CR है, तो इस पे बूम आएगा, ये 150 क्रॉस करेगा एक टाइम पे, और फिर मास फ्लडिंग्स वगैरह और इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी, फ्लडिंग्स होगा एंड डेथ रेट्स ज्यादा होंगी, तो ये आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, स्टीम। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस सिटीजन एंड इमिग्रेंट सर्विस, जिसे हम क्या बोलते हैं, USCIS। ठीक है, अपडेट द पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर द स्टीम। स्टीम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इंडिया भी इस पे फोकस कर रहा है,
और ये ऑपरेशनल प्रैक्टिस ट्रेनिंग के अंदर लाया जाना है, ठीक है, जो कि बच्चों को क्या करेगा, डेवलप करेगा, जो कि नॉन स्टीम बैकग्राउंड से। देखिए आज भी आप देखते हैं कि साइंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आगे आप 50 सालों बाद तो समझ ही सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। और एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन। देखो साइंस स्ट्रीम में एजुकेशन लेना वो सबसे बड़ा चैलेंज है। आज भी हमारे इंडिया में 29% लोग साइंस स्ट्रीम को बैकग्राउंड कर रहे हैं, बट देखिए कैसा होता है, साइंस एक स्ट्रीम है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्ट्स एंड कॉमर्स में कुछ नहीं कर सकते। देखो जिसमें पोटेंशियल है वो जाहिर सी बात है कहीं भी कुछ भी सरवाइव कर सकता है एंड कुछ अच्छा कर सकता है। बट मुद्दा ये हमको समझना है कि भेड़ चाल भी नहीं होनी चाहिए कि पता चला सब साइंस ही कर रहे हैं। हाँ एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को बढ़ा सकते हैं। आज भी हमारे इंडिया में क्या सिनेरियो है, स्ट्रीम को लेके, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स ये फील्ड में वुमेन्स मतलब गर्ल्स गर्ल्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो इसके ऊपर बहुत सारी हमने योजनाएं भी बनाई है कि लड़कियां आगे बढ़े, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फील्ड में जाएं, जिसकी वजह से क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा। नहीं तो पता चला सिर्फ लड़के ही जा रहे हैं और लड़कियों का तो पार्टिसिपेशन देखने को ही नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ जनरली क्या होता है, 12th किया और लड़की बेसिकली जब 18 साल की हो गई, हमारे यहाँ मिनिमम एज वैसे भी 18 ईयर है, तो फिर हमको ये देखने को मिलता है कि बेसिकली लड़कियां क्या हो जाती है, फिर शादी वगैरह उनकी मैरिड लाइफ की तरफ वो आगे बढ़ जाती है। तो वो जो गैप आ जाता है उनके करियर का, तो वो लेगेसी खत्म करनी है। अभी गवर्नमेंट क्या मतलब बिल लेके आने वाली है पार्लियामेंट के अंदर कि 21 साल एज होनी चाहिए मिनिमम लड़कियों की शादी की। तो ये चीजें कर रही है, क्यों कर रही है, क्यों भाई, एजुकेशन को बढ़ाना है। देखो समाज में अभी भी एजुकेशन का जो लेवल है वो इतना अच्छा नहीं है, हमको बढ़ाना जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए आप जैसे ही अगर जाएंगे यूएसए में, कनाडा में एंड अदर यूरोपियन नेशंस में जाएंगे, तो वहाँ इट्स अ फ्रीडम फॉर द एजुकेशन एंड दे एफर्ट फॉर देयर सेल्फ, ठीक है ना। तो वहाँ एजुकेशन भी आपको फ्री देखने को मिलेगी, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। आई होप सो अंडरस्टैंड स्टीम का क्या पॉलिसी था, क्या था, गवर्नमेंट किस बेसिस पे काम कर रही है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो आई होप सो इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट, एफएफए ग्राउंड स्पेस एक्स फाल्कन 9 आफ्टर लैंडिंग फेलियर। ठीक है, तो इस पे भी बात करते हैं, वेट फॉर अ मिनट। I hope so it will be clear all this point. Wait for a minute. स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं थोड़ा सा ड्रैग कर रहा था। चलो आई होप सो अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ठीक है ना। तो थोड़ा स्क्रीन को मैं अच्छा कर रहा था इस वजह से कि आपको दिख सके कंफर्टेबली। ये बहुत सारे पॉइंट्स है, आई होप सो मिस कर गए होंगे, बट मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो तो आगे देखिए। देखिए मेरा भी ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, और मेरे यहाँ से भी कुछ टेक्निकल इश्यूज वगैरह रहते हैं, तो थोड़ा सा आप बेयर करें तो मेरे लिए भी थैंकफुल होगा, बट मैं आपको नॉलेज में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। फाल्कन 9 जो है बेसिकली एक स्पेस मिशन पे गया था, ठीक है। फाल्कन 9 एक रॉकेट का नाम है, ठीक है। तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एफएफए ऑर्डर स्पेस एक्स टू टेम्पररी स्टॉप यूजिंग द फाल्कन 9 रॉकेट। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि लॉन्च वो क्या कर रहा है, स्टारलिंक सैटेलाइट्स, क्योंकि फेल हो गया था। क्या फेल हो गया था, फाल्कन 9 का। तो आपको ये पता होना चाहिए फाल्कन 9 का है, ठीक है। तो ये किसकी कंपनी है, एलोन मस्क की, बस ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। 9 इंजन आर इन द फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड इज द टू मेन पार्ट्स इट देयर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में 9 इंजन्स लगे हुए जो कि अर्थ एंड लैंड से यूज किए जा सकते हैं, और ये ज्यादातर पेलोड्स वगैरह सैटेलाइट एंड एस्ट्रोनॉमी का लेते हैं, ठीक है। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गया था। ज्यादा आपको समझना नहीं है, बस ये फेल होगा फाल्कन 9 के बारे में आपको
जानना था। आई होप सो इट विल बी क्लियर। चलो आगे देखें। वेट फॉर अ मिनट। विद्या रमराज कौन? विद्या विद्या रमराज भाई पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, जो बेसिकली एथलेटिक चैंपियनशिप इन्हें 39 ईयर का रिकॉर्ड तोड़ा है 400 मीटर हर्डल में। ठीक है, विद्याराम रमराज, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा 63 नेशनल ओपन एथलेटिक कंपटीशन श्री कंटरवीर स्टेडियम बेंगलुरु के अंदर हुआ था, और ये 39 ईयर ओल्ड जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ा गया। कंप्लीट रेस करी 46.23 सेकंड में, जो कि सरपास किया था 56.80 सेकंड में था। ठीक है, तो विद इन सेकंड्स में। ठीक है, और ये जो लेगेसी थी ये पीटी उषा ने बनाई थी 1985 में, तो ये सबको ही पता होता पीटी उषा जी। ठीक है ना, तो उनको बोला जाता क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है, उससे पहले भी इनने और भी कुछ कारनामे करे, तो आप देख सकते हैं द चैंपियनशिप ऑल्सो फर्दर इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस इन मैन इवेंट्स, ये भी देखने को मिला है। और 200 मीटर के अंदर 20.66 सेकंड का जो सरपास है वो भी हमको देखने को मिला है। 800 मीटर में 1.48 सेकंड्स का ये भी हमको देखने को मिला है। 10,000 मीटर में 29 मतलब 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो बहुत अच्छा हमारा स्पोर्ट्स में और खासकर पैरा एथलेटिक्स या पहला ओलंपिक में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो आप देख सकते हैं इन्हें। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, सेंटर अप्रूवल 2,870 करोड़ फॉर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। देखिए, किसानों को आगे बढ़ाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी यही है, किसानों को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लाया गया है, और उसके लिए कितना खर्चा किया गया है, 2,817 करोड़। ठीक है, सॉरी फॉर नॉइस अगर कुछ दिक्कत हो रही हो तो। गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग कमिटेड टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करें, जैसे कि कोई स्कीम्स हो जाए, या कोई सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, या कुछ प्लांटेशन करना है, तो उन्हें डाटा कहाँ से मिल जाए, ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिल जाए। इससे क्या होगा, अलोंग साइड डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च सेवरल प्रोग्राम, जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये भी आपको देखने को मिलेगा। वेदर पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके, और क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। नेक्स्ट देखें। फिर इसमें जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है उसमें आपको मैंने बता ही दिया है। फिर हम और भी चीजों पे काम कर रहे हैं, जैसे कि सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट पे कितना खर्चा किया जा रहा है, 8,060 करोड़ रुपीज। कितना, 8,060, ओ सॉरी 860 करोड़ रुपीज है फॉर फ्रूट्स वेजिटेबल एंड सस्टेनेबल वे। ठीक है, फिर हम कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र पे खर्चा। दूसरा, नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट पे इतना खर्चा कर रहे हैं। और लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन पे हम लोग 1,702 करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इससे हमको क्या हेल्प मिलेगी, इससे हमें ये हेल्प मिलेगी कि जाहिर सी बात है कि अगर डेवलपमेंट करना है तो होलिस्टिक लेवल पे करना है। ठीक है, और 2047 जिसमें हम देख सकते हैं 1947 में हमें आजादी का बहुत अच्छा मतलब पर्व हमें मिला था, तो उसी को कॉमरेट करेंगे हम 100 साल में। ठीक है ना, तो 2047 तक हम लोग को क्या करना है, इनका मतलब डेवलप करना है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट, नवरत्न स्टेटस। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखो नेक्स्ट, ये वाले सीडीएस में तो देखने को नहीं मिला था, बट उससे पिछले वाले मिनी रत्न और महारत्न और नवरत्न, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। नवरत्न का स्टेटस मिला है एनएचपीसी को, एसजीवीएन और रेल टेल, ये तीनों पीएसयू है, पब्लिक अंडरटेकिंग है ये सब। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की कंपनी से इनको नवरत्न का स्टेटस मिला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से नोट्स बनाना चालू कर दो, यहाँ से मतलब ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, और इस पे नोट्स भी आप बनाइए जिससे कि आपको हेल्प होगा। ठीक है, तो ये 18th 19th एंड 20th कंपनी थी, ये स्पेशल टाइटल गेन कर रही है। दूसरी चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनी रत्न फर्स्ट स्टेटस, लोअर
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, जाहिर सी बात है। इनका परफॉर्मेंस देखा जाता है, एक्सीलेंट रेट्स देखा जाता है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल देखा जाता है, ये सब चीज, इनका नेटवर्क, इनकम, अर्निंग सोर्स कैसा कैसा है। देखो है गवर्नमेंट, पर ये सेल तो करेगी ना, तो सेल करेगी तो जाहिर सी बात है वहां से रेवेन्यू भी जनरेट होगा। आई होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बता देता हूँ मैं। जैसे कि SGVN का मतलब है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कितनी बिजली बना रही है, अगर आप देखें, इन द 2008 मैनेज अ लार्ज पोर्टफोलियो 56,802 मेगावाट से 35 एनर्जी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं इससे, ठीक है। NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, तो बेसिकली ये 1975 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोग मुझे कमेंट करें जिससे कि मुझे एक आइडिया मिले कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। तो 2032 तक इसका टारगेट है 50,000 मेगावाट का, ठीक है ना। हाँ, द कंपनी एम टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ 23,000 मेगावाट 2032 तक, और 2047 तक हम लोग 50,000 मेगावाट तक टच करने चाहिए, ठीक है। ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश और असम वाले एरिया में भी चलेगा, जिससे हेल्प होगी। फिर आता है रेलटेल। ये रेलटेल क्या है, ये बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम कंपनी है जो कि रेलवे को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती, वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती। तो इसने भी बहुत ज्यादा मतलब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया, और अभी तक आप देख सकते हो 55,000 किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर बिठा दिए गए हैं रेलवे के लिए। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। नेक्स्ट, डॉक्टर टीवी स्वामीनाथन, द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बना है, डॉक्टर टीवी स्वामीनाथन, जो जो आपका अब नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है 13 अप्रैल 2025 को, उसके लिए तैयार रहिए, क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले कौन थे, राजीव गाबा जी थे, ठीक है ना। राजीव गाबा जी का टेन्योर खत्म हो गया, और जनरली अगर आप भविष्य में IAS बनते हो तो जाहिर सी बात है आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाओगे, चांसेस है मे बी। अप्रोक्स 35 ईयर की सर्विस होनी चाहिए आपकी एज IAS। तो अपॉइंट किया गया टीवी स्वामीनाथन जी को, और ये अगस्त 10 2024 को बने थे। और बस यही है, ये एक IAS ऑफिसर है 1987 बैच के, और कौन से बैच में थे, तमिलनाडु कैडर में थे। तो भविष्य में आप बनोगे तो कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हो, ये टॉप मोस्ट पोजीशन होती है एक IAS ऑफिसर के लिए। नेक्स्ट, इनका करियर वगैरह कहाँ रहा है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ IAS बनने के फायदे वगैरह। देखो लॉस भी है तो फायदे भी है। लॉस भी होता है, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो ये पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं एंड एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, ठीक है। ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं कॉर्पोरेट अफेयर के। ये डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC में। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर रह चुके हैं। और तमिलनाडु में कहाँ कहाँ इसने इनने काम किया है, ठीक है ना, टीवी स्वामीनाथन ने। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर रहे चेन्नई रेल मेट्रो के। सेक्रेटरी रहे चीफ मिनिस्टर के, बताइए कितनी बड़ी बात है। और एडिशनल सेक्रेटरी और कमिश्नर कमर्शियल टैक्स GST रोल आउट में भी ये रहे थे। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और आज ये बहुत बड़े पद पे आपको देखने को मिलेंगे। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। नेक्स्ट, हायाजो मिजाकी विंस 2024 रामसे मैग्सेसे अवार्ड। हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ये देखिए हायाजो मियागी, थोड़ा सा अलग सा नाम है, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए हायाजो मियागी कौन है। ये को फाउंडर है स्टूडियो घिबिल के, किसके, स्टूडियो घिबिल के। ये फेमस एनिमेशन स्टूडियो है, जो कि फिल्म उस पे काम करती है। और बेसिकली इनका यूनिक एंड क्लासिकल लेवल पे इनकी फिल्म्स होती है। तो इस वजह से इनको क्या मिला है, रामसे मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। ये बेसिकली रामसे मैग्सेसे अवार्ड क्यों दिया जाता है, ये एशिया का नोबेल प्राइज है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है एशिया का नोबेल प्राइज कौन सा है, तो रामसे मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। तो हमारे रवीश कुमार जी को भी मिला हुआ है, NDTV के जो बोल सकते हैं डायरेक्टर बोल लो, या जो अच्छा बहुत बोलते थे, ठीक है ना। तो सिनेमा और कल्चर में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इस वजह से हयाओ मैगजीन नोट्स बनाते रहिए जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी। तो हाईजी मैगजीन रिसीव रामसे मैग्सेसे अवार्ड, तो एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये कब बनाया गया था रामसे मैग्सेसे अवार्ड, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये 1957 में स्टैब्लिश हुआ था। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1957 के अंदर। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत से लोगों को मिला है, तो आप देख सकते हो 300 से ज्यादा लोगों को अवॉर्डेड किया गया है अभी तक। नेक्स्ट, ताइवान प्लान मेजर स्टिंगर मिसाइल परचेज फॉर USA, ठीक है। ताइवान चाइना के बाजू वाला कंट्री हम मानते हैं, बट ताइवान बेसिकली एक छोटा
टापू जैसा है जो कि ब्रिटेन के अंडर में था, बाद में इसको फ्री किया गया, पर चाइना ये हमेशा अपना पार्ट मानता है। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। तो ताइवान हैज मेड सेवरल परचेज ऑफ स्टिंगर मिसाइल। द नेवी बॉट 250 स्टिंगर मिसाइल 2015। 2019 में आर्मी ने ऑर्डर की थी और ये अपनी मिलिट्री पॉसिबिलिटीज को डेवलप करना चाहते हैं। ताइवान मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस, जिसे MNDB बोला जाता है। तो और ये चाहते 1000 मिसाइल और हमें दी जाए। देखिए कहीं ना कहीं अगर ये मिसाइल ज्यादा परचेज करेंगे, चाइना एग्रेशन में आ सकता है, और चाइना एग्रेशन में आएगा तो कहीं ना कहीं इनके लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रिंगर मिसाइल किससे ली जा रही है, तो यूएसए से ली जा रही है। ठीक है, तो देख सकते हैं 1985 स्ट्रिंगर मिसाइल्स अबाउट द 55.54 बिलियंस। ठीक है, तो ताइवान मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर कोलैबोरेट कर रहा है और इसका रिटेलिएट कर रहा है, भाई चाइना को रिटेलिएट करना है इसको। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो स्ट्रिंग मिसाइल है वो कैसी मिसाइल है, सरफेस टू एयर। ठीक है, जमीन से छोड़ेंगे और आकाश में जाएगी। तो इस और ये कब बनाई गई थी, 1970s में बनाई गई थी यूएसए के द्वारा। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्ट्रिंगर मिसाइल को लेकर। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय नक्शे स्कीम। कौन सी, नाभिकीय नक्षम स्कीम। ये बेसिकली बेंगलुरु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने इंट्रोड्यूस करी है। नाभिकीय नक्शे स्कीम टू बिल्डिंग अप्रूवल सिंपलियर एंड द फास्टर। ठीक है, जो अगर व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी ओन करना चाहता है उसको फट से फट अप्रूवल मिल सके, और भरूच बेंगलुरु महानगर पालिका BBMC उनके द्वारा फास्ट काम हो सके। ठीक है ना, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते हो तो आपको फास्ट से फास्ट अलोकेशन हो सके, कोई करप्शन ना हो सके, इस वजह से नाभिकीय नक्शे स्कीम बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है, बेंगलुरु के द्वारा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भरूच बेंगलुरु महानगर पालिका के द्वारा ये बनाई गई है। आई होप सो इट विल बी क्लियर, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप खुद से भी पढ़ेंगे तो इट विल बी हेल्प यू। नेक्स्ट, वाटर स्केर्सिटी रिस्क इन द मेजर रिवर बेसिन। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, जो वाटर स्केर्सिटी हमको देखने को मिल रही है। वाटर स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, पानी की कमी। तो ब्रह्मपुत्र, गंगा और कॉन्गो जैसी बड़ी बड़ी रिवर्स के अंदर हमको पानी की कमी देखने को मिल रही है। और यह इंडिया में अगर देखा जाए, हमारे पास 3 बेसिन रिवर्स है, जिसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस बोला जाता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हम भी यही चीज से प्रॉब्लम है, जैसे कि फ्लड से, ड्रॉट से, नेचुरल हजार्ड से। तो ये हमें आगे दूसरी कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। तो हमें वाटर सिक्योरिटी पे काम करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, जल ही जीवन है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जल शक्ति मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, बताएंगे आप, कमेंट करेंगे। जल शक्ति मिनिस्ट्री के, ठीक है, कौन है मिनिस्टर, ये आपको कमेंट करना है। समझ में आया यहाँ तक, और उसका हेडक्वार्टर भी बताना है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के कौन है मिनिस्टर, प्लस हेडक्वार्टर कहाँ पर है। दूसरी चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा, जो वाटर स्कैरसिटी हो रही है, जैसे गर्मी आते से ही आपके पास पानी की कमी होने लग जाती है। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से चीजें हमारे सोसाइटी में चल रही है। नेक्स्ट देखिए, ये मैप मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, वेट फॉर अ मिनट। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट, आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होगी। मेरा एक ही इंटेंसिव है कि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज देना है, और जो करंट अफेयर आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, ये आपको हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से अभी क्वेश्चन आ गया था। ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, ब्रह्मपुत्र पहले सांगपो बोला जाता है इसको, कहां पर, तिब्बत में। यहीं से क्वेश्चन आ गया था। और ये इंडिया के अंदर आती है नामचा बारवा, नामचा बारवा। ये नामचा बारवा की पहाड़ियों से क्या होती है, अंदर आती है। और जब ये अंदर आती है तो इससे, ये देखो, ये मेन रिवर है ब्रह्मपुत्र से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, सियांग, दिबांग, लोहित, बहारनसरी, धीकू, धनंसरी, खोपली, सुबनसरी, मनास, सकोस और तीस्ता। ठीक है ना, तो आपको ये तो याद रखने, ये आपको याद रखने ही रखने। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसको क्या बोलेंगे, राइट बैंक। और ये हो गई क्या, लेफ्ट बैंक। देखो इस पे तो पूछ चुका, धनश्री, खोपली, तीस्ता, संकोच, मनास, सुभानश्री। तो इन पे तो क्वेश्चन बन चुका है, और अच्छे से बन चुका है। तो आप लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर फेम होगा, तो आपको ये एकदम समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन फेम होगा। आई होप सो इट विल बी क्लियर कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में जो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट,
कैबिनेट ने अप्रूव किया है 18,036 करोड़ रुपए मुंबई इंदौर रेलवे के लिए। देखो मुंबई इंदौर रेलवे क्यों बनाई जा रही है, उसका डेवलपमेंट क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले महाकाल कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर को हम लोग क्या चाहते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है महाकाल का, तो बहुत अच्छी जगह है, आपको भी विजिट करना चाहिए। तो बेसिकली मुंबई से इंदौर ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, तो आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 700 किलोमीटर के लमसम आपको पड़ता है। ठीक है, तो महाकाल कॉरिडोर की वजह से क्या है, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और बरवानी डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट होगा। क्योंकि देखो जब रेल नेटवर्क्स बनते हैं और डेवलपमेंट की राह पे चलते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो यात्री को भी सुविधा होती है और दूसरी चीज है कि डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, तो बेसिकली 309 किलोमीटर रेल कनेक्शन किया जाएगा मुंबई से इंदौर के बीच में, और बेसिकली एस्टिमेट कॉस्ट होगा 18,036 करोड़। ठीक है, तो एक्सटेंशन किया जा रहा है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। दूसरा आता है 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो प्रेसिडेंट है, उनने क्या किया, 23rd लॉ कमीशन को इंडिया में लाया। और कभी आया था ये, 1 सितंबर 2024 को आया है, अगस्त 2027 तक ये चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो देखो चेयरमैन कौन है, अ फुल टाइम लीडर हेड बाय द कमीशन। फुल टाइम मेंबर होंगे जो सेक्रेटरी लेवल के होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे लीगल और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के, पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे एंड पार्ट टाइम 5 मेंबर्स भी होने वाले। और लॉ कमीशन एज अ इंडियन लीगल सिस्टम भी सजेस्ट करेगा कि हमको किस तरीके से डिमांड है कमीशन की, और हमको किस तरीके से आपको लॉ की आवश्यकता है। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। नेक्स्ट, तो हम क्या क्या बेसिस पे ला रहे हैं, तो सबसे पहले रिव्यू एंड रिपील करेंगे ऑब्सोल्यूट लॉस को। हमको देखना है कि कौन कौन से जो पुराने लॉ हो चुके हैं जो समाज में अभी वैलिड नहीं है। लॉ एंड पॉवर्टी, हमको ये भी देखना है। डिसएडवांटेज जो पीपल्स को हो रहे हैं उन पे भी हमको ध्यान देना है। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी हमको काम करना है। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस भी हमको देखना है। डीपीएसपी मैंने पढ़ाया हुआ है, जाके वीडियोस देख सकते हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जेंडर इक्वलिटी की हमको बात करनी, मैन और वुमेन। सेंट्रल एक्ट्स की बात करनी है हमें, गवर्नमेंट रेफरेंस की बात करनी है, इंटरनेशनल रिसर्च एंड असिस्टेंस की बात करनी है अलग अलग कंट्रीज से, जिससे कि हम अपना डेवलपमेंट कर सके। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। अगर कोई भी डाउट है यू विल बी आस्क एंड कमेंट। दूसरा, पंजाब असेंबली ने पास कर दिया है क्या, कंट्रोल इलीगल कॉलोनीज। ठीक है ना, तो पंजाब स्टेट असेंबली ने पास किया है एक नया लॉ कि प्रॉपर्टी रेगुलेशन के ऊपर लाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है, ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ इलीगल कॉलोनीज इन पंजाब। ठीक है, होम आर कंस्ट्रक्टेड विदाउट द प्रॉपर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। होता है वो, हर सिटीज में देखने को मिलता है, इलीगल कॉलोनीज बनाई जाती है जहां लोग रहने लगते हैं, स्लम एरियाज बन जाते हैं, हेल्प स्मॉल प्रॉपर्टी ओनर्स। मतलब आप समझ सकते हो कि जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है वहां ये सब चीजें देखने को मिलती है, इलीगल कब्जा कर लेना और वहां मतलब लैंड को लेना, क्योंकि फिर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। आप ये भी सोचिए, जैसे कोई हाईवे पास होना है तो फिर वहां अगर कोई बसा हुआ है तो उसको जल्दी हटाया नहीं जा सकता, और पेनल्टीज वगैरह भी रखी हुई है, जेल तक भी हो सकती है आपको। ठीक है ना, तो जेन्युइन प्रॉपर्टी ओनर को तो कुछ नहीं किया जाएगा, बट इलीगल अगर कोई बस रहा है तो उस पर कार्रवाई करी जा सकती, पेनल्टीज एंड वायलेशन ऑफ द लॉ। तो बस आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखें, त्रिपुरा साइन पीस एग्रीमेंट विद इंसर्जेंट ग्रुप्स। देखो इंसर्जेंट ग्रुप के नाम आपको पता होना चाहिए, त्रिपुरा कहाँ है ये पता होना चाहिए। देखो, तो सबसे पहले त्रिपुरा जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और बेसिकली त्रिपुरा का 70% पार्ट जो है वो बांग्लादेश से लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो त्रिपुरा ने साइन किया है पीस एग्रीमेंट, किससे, बेसिकली नेशनल लिबरल फ्रंट त्रिपुरा से और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स से। ठीक है, ये इंसर्जेंट ग्रुप है, और इसके अंदर की फिगर क्या था, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह थे और त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मानिक शॉ। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो भी इंसर्जेंसीज पहले हुई है उनको हम लोग आगे कंटिन्यू ना करें, और हम क्या करें, गवर्नमेंट का साथ लेके जो वायलेंस एक्टिविटी है उसको खत्म कर सके। इन्वॉल्व वायलेंस एक्टिविटीज, उसको हमको क्या करना है, अनस्टेबिलिटी ऑफ दिस रीजन, मतलब जो अनस्टेबिलिटी हमको देखने को मिल रही थी उसे खत्म करना है। तो ये दो ग्रुप्स के नाम आपको पता होना चाहिए, इस पर कभी डिस्कस करेंगे। और कि द नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स को क्या किया गया, कोलैबोरेट करके हम क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। त्रिपुरा एक नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है और कहीं ना कहीं हमारे मतलब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट भी है। पास एग्रीमेंट्स वगैरह आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बस यहाँ दिखा देता हूँ त्रिपुरा। ये देखिए, ये रहा आपका त्रिपुरा, ये बांग्लादेश के अंदर ही है, ये देखो ये बांग्लादेश है,
तो ये बांग्लादेश के ऊपर 70%। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। ऊपर आसाम है, इधर मेघालय है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम। तो नींद में भी आपसे कोई पूछ ले तो भी याद रहना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा कौन सा एरिया, चिकन नेक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चिकन नेक। चिकन नेक क्यों बोलते, सिलीगुड़ कॉरिडोर भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, वेस्ट बंगाल अपरजित एंटी रेप बिल लेके आया गया। तो अपरजित, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है अपरजिति जो बिल है वो कौन लेके आया वेस्ट बंगाल में। अभी जिस तरीके के रेप केसेस हमको देखने को मिले हैं हमारे सोसाइटी में, कहीं ना कहीं ये चीज ऐसा है कि आपको समझना पड़ेगा, ये वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ है। अभी भी लोग ऐसी मानसिकता के साथ जी रहे हैं कि वुमेन्स आर द नॉट इक्वल देन मैन। तो अगर इस तरीके का समाज अभी भी बरकरार रहेगा तो ऐसे 1000 साल और लग जाएंगे वुमेन्स को डेवलप करने के लिए। जो इनके साथ प्रताड़ना हुई है पिछले 2-2500 सालों से, तो आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन 1950 ये राइट्स इन्हें मिले। तो अब ये धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह ये एजुकेशन ले रहे हैं। तो इस पे काम किया जा रहा है, बट लोगों के सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो रहे हैं क्योंकि ये मैन पॉलिटेड सोसाइटी है। मैंने आपको पहले भी बोला है, हमारा जो समाज है वो क्या है, मैन पॉलिटेड सोसाइटी है। मतलब समाज कभी नहीं चाहता कि वुमेन्स उड़ जाए, ठीक है ना। आप चाह के भी नहीं सोच सकते कि महिलाओं को हमें किस तरीके से उठाना है, क्योंकि हमारे समाज में ये चीजें अभी भी रग रग में बसी हुई है। अभी भी आप गांव देहात एरिया में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वुमेन्स के साथ अनइक्वलिटी फेस होती है, हरासमेंट्स होते हैं, सेक्सुअली कंटेम्प्ट्स होते हैं उनके साथ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में अभी भी 1000 साल पीछे लेके जा रही है हमें, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज है। और ये अपरजेट जो स्कीम लाई गई है वेस्ट बंगाल के द्वारा, तो इसके अंदर आपको लाइफ सेंटेंस मतलब फांसी तक की सजा भी मिल जाएगी विदाउट परोल। परोल मतलब क्या होता है कि आपको बेल मिल जाना, तो वो भी नहीं मिलेगी, फिर कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी। और पॉक्सो एक्ट जो बच्चों के साथ सेक्सुअली ऑफेंस किए जाते हैं उस पर भी स्ट्रिक्ट एंड सेफ्टी एक्ट्स लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो लॉ तो आ रहे हैं पर लोगों की मानसिकता बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टास्क फोर्स बनाई जाएगी और 30 डेज के ट्रायल के अंदर अंदर सजा सुनाई जाएगी। तो ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है ना। ये हमारे लिए जरूरी भी है। चलो नेक्स्ट देखें। यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। जयपुर वर्ल्ड सिटी हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2019 में रिकॉग्नाइज किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको, हवा महल को। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का जयपुर कैपिटल है, और जयपुर वन ऑफ द हेरिटेज साइट भी है। तो आप घूमिए, विजिट करिए, आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी जगह है। तो आप जयपुर कभी जाएं तो विजिट करके आइएगा, हवा महल, जंतर मंतर, उसके बाद मेहरानगढ़ फोर्ट है, तो आप घूम के आइए। दूसरा है जो आपके जयपुर की जो वॉल्स है जिसे हम क्या बोलते हैं, पिंक सिटी, ठीक है ना, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप घूमिए और ये आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा एशियंट, हिंदू, मुगल और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के साथ देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, मानसागर लेक देखने को मिलेगा, सिटी पैलेस देखने को मिलेगा, हवा महल देखने को मिलेगा। और तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस है और ये हमारा आर्ट एंड कल्चर बताता है। समझ में आ रहे हो। तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अभी लिटरली कोझिकोड और ग्वालियर के बारे में क्वेश्चन आ गया था एनडीए के अंदर, तो आप लोगों को इसी तरीके से पूछा जा सकता है। जयपुर को हमने कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के अंदर डाला है यूनेस्को के। देख सकते हो आप हवा महल कैसे दिखता है। तो बेसिकली ये बनाए गए थे 1727 में, मतलब आज से आप सोचो कितना टाइम पहले की। और प्रिंस वेल्स 1876 के अंदर आने वाले थे, इस वजह से जयपुर नगरी को पिंक सिटी मतलब बनाया गया, एकदम नीली गुलाबी नगरी बनाया गया, ठीक है। और इसके अंदर कितने दरवाजे हैं हवा महल के अंदर, 953 दरवाजे हैं। तो आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा बट आपको पता होना चाहिए, तो इसमें भी, ठीक है। और राजस्थान में एक फेस्टिवल है, राजस्थान में एक फेस्टिवल है जिसका नाम है घनघोर। ये आपको होली के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो राजस्थान का वन ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसे घनघोर फेस्टिवल बोला जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि घनघोर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। चलो आगे बढ़े। विष्णु युद्ध अभ्यास। तो विष्णु युद्ध अभ्यास बेसिकली हमने एक ड्रिल रखा है जोनाटिक डिसीज के लिए। थ्रेट ऑफ द जोनाटिक डिसीजेस, जोनाटिक डिसीज आर इलनेस पास द एनिमल्स एंड द ह्यूमंस। तो इससे क्या होता है,
बेसिकली एनिमल से हमको ह्यूमंस के अंदर बीमारी है, जैसे कि कोई डॉग है, रैबिट है, इनसे हमको बीमारी ना लग जाए, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, विष्णु युद्ध अभ्यास को कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन कर रहा है ये? द नेशनल वन हेल्थ मिशन के द्वारा ये एम रखा गया है और ये इनिशिएटिव रखा गया है। तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के द्वारा, फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्रीज, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर रिसर्च भी देखने को मिलेगा। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जुड़ी हुई है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा देखिए, आई विल बी चेक स्क्रीन आर गुड एंड इनफ। तो वो चीजें सही चल रही है मेरी तरफ से, तो आपको भी हेल्प मिलती रहेगी। मेरे जो वीडियोस होते हैं मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको नया से नया इंफॉर्मेशन दे दूं। तो एग्री श्योर फंड एम्पावर स्टार्टअप सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन फार्मर, हाँ ये भी एक फंड है जो कि नबार्ड के द्वारा दिया जा रहा है। नबार्ड कौन है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर बैंक रूरल डेवलपमेंट जिसे बोला जाता है। तो उसके लिए ये बैंक काम करता है। ये सेम आरबीआई के अंडर तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसको बाद में पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बना दिया गया था, और 1982 के अंदर नबार्ड बैंक बनाया गया है, जिससे कि रूरल डेवलपमेंट का काम किया जा सके ग्रामीण क्षेत्र में। ये आरबीआई की तरह फंड रिलीज करता है। ठीक है, इसमें आप कोई अकाउंट नहीं खोल सकते, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो एग्री श्योर फंड लाया गया है फॉर सपोर्टिंग इंडियन फार्मर्स। किसके लिए लाया गया है? फार्मर्स के लिए लाया गया है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। कितना पैसा दिया गया है? 750 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। नेक्स्ट, की गोल्स क्या है एग्री श्योर फंड के? इनका जो मेन एरिया क्या है, इनको डेवलप करना है। लोअर कॉस्ट ऑफ फार्मर को, इंश्योर फार्मर गेट फेयर प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, इंश्योरिंग ग्रोथ एंड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हमको देखनी है। जो हमारे किसानों की हत्या होती है, जो वो पैसा नहीं चुका पाते, तो उनके लिए वो सबसे प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड होता है, उस पर भी किसानों के साथ हमें खड़े रहना है। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो यहीं तक अगर वीडियो रखे तो आई होप सो आपको अच्छा लगेगा, और आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, लाइक और शेयर करें। क्या करें? लाइक और शेयर करें, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, जिससे क्या हो सके